Hey guys, this is Sadia Julekha and you are watching me on my official YouTube channel that is Sadia Julekha Official। So जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी द क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ एसएससी CGL 19 प्री and these questions are from 3rd March second shift। Okay, so without any delay let's get started। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस कर लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन 7th में क्या बोल रहा है आपका, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। देन बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ ए इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ बी आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टेक 2.5 hours and x hours now to reach y and x respectively। What is the value of x? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी आपके दो पर्सन हैं एंड ए आपका एक्स पोजीशन पे है, वाई आपका बी पोजीशन पे है। अब एक्स पोजीशन से ए वाई पोजीशन में जा रहा है एंड बी वाई पोजीशन से आपका एक्स पोजीशन पे जा रहा है और ये दोनों एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट किए हैं। देन उसका सेकेंड लाइन में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए का जो स्पीड है वो बी के स्पीड से 20% ज़्यादा है। सो अगर रेशियो निकाला जाए तो बोल सकते हैं 6:5 के रेशियो में दोनों का स्पीड डिवाइडेड होगा। देन बोल रहा है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ए और बी आपका मीट करेंगे एक्स और वाई पर जाने से पहले। सो जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे वहाँ से ए को आपको 2.5 hours लग रहा है अपना डेस्टिनेशन पहुँचने में एंड बी को वहाँ से x hours लग रहा है x पहुँचने में। सो आपका x का क्या वैल्यू है यही आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू आपका स्पीड का रेशियो 6:5 था, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर टाइम टेकन बाय ए, जो ए को टाइम लग रहा है मीटिंग पॉइंट के बाद अपना डेस्टिनेशन पहुंचने में वो आपका नीचे में लिखाएगा डिनोमिनेटर में, एंड बी को जो टाइम लग रहा है मीटिंग पॉइंट के बाद अपना डेस्टिनेशन में पहुंचने में वो आपका ऊपर लिखाएगा। Okay, so after simplifying this particular equation we will get the value of x that is 18/5। 8 में आपका क्या बोल रहा है कि the expression a plus b minus c का होल क्यूब प्लस a minus b plus c का होल क्यूब minus 8a क्यूब is what? सो इस टाइप के अलजेब्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो वे है, एक तो आप वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर सकते हो एंड दूसरा वे क्या है कि आप इक्वेशन को सॉल्व करके भी कर सकते हो। ओके, सो मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से सॉल्व किया है। वैल्यू पुटिंग से ईजिली सॉल्व हो जाता है, मीन्स टाइम टेकिंग कम होता है। सो मैंने क्या किया है कि ए तो आपको चाहिए क्योंकि -8a क्यूब है, सो ए को आपको रखना पड़ेगा एंड मैंने क्या किया है बी और सी जो जिसका रिक्वायरमेंट नहीं था सो उसको मैंने दोनों को 0 मान लिया है। सो मैंने सपोज कर लिया कि लेट बी और सी इज इक्वल टू 0 एंड देन उसके बाद मैंने सॉल्व किया है। सो अगर यहाँ पर आप बी सी को 0 करोगे तो आपका क्या वैल्यू मिलेगा a क्यूब, एंड यहाँ पर भी b और c को 0 करोगे तो आपको a क्यूब का, सो a क्यूब प्लस a क्यूब आपका 2a क्यूब माइनस 8a क्यूब आपका -6a क्यूब हो जाएगा। अब ऑप्शन में भी आप वैसे ही पुट करके देखो b और c का वैल्यू 0, जहाँ पर आपको -6a क्यूब मिलेगा वही आपका आंसर होगा। अगर आप इस ऑप्शन में करोगे तो आपको यहाँ से आपको a मिलेगा, यहाँ से भी आपको a मिलेगा। सो ये आपका 6a क्यूब मिलेगा, -6a क्यूब नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो बी सी आपका यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आपको a मिलेगा, यहाँ पर बी सी आपका 0, यहाँ -a मिलेगा। इस वाले ऑप्शन से आपको मिल जाएगा -6a क्यूब। सो आपका आंसर बी हो जाएगा। 9th में क्या बोल रहा है कि इफ sec a minus tan a by sec a plus tan a is equal to 3/5 then the value of cosec a plus cot a by cosec a minus cot a is what? सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उससे आपको sec a एंड tan a के बीच में एक रिलेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में भी मैंने वैसे ही किया है कि sec a और tan a की जगह पे क्वेश्चन में sec थीटा tan थीटा था, सो मेरे को थीटा के लिए कोई सिंबल नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने क्वेश्चन में a लिख दिया। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि वहाँ पर क्वेश्चन में a था यहाँ पर थीटा है, एंगल का नेम में बस डिफरेंस है। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग द गिवन इक्वेशन and rearranging the given equation we will get the value
दैट इज सेक थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा मिल गया। एंड सेक थीटा को आप 1 बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हो और tan थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हो। अब ये आपका कॉस थीटा कैंसिल हो गया, सो साइन थीटा आपका 1/4 आ गया। अब क्वेश्चन में आपको कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा का टर्म में पूछा है। सो यहाँ पर ये आपका पार्ट रॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। ये जो एरो मार्क है यहाँ, इसके बाद आपका यहाँ से सॉल्यूशन है। सो अगर आपका साइन थीटा 1/4 हो गया, सो बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो अगर आपका कॉसेक थीटा 4 हो गया, सो आपको एक रिलेशन पता है, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर आपको पता है, सो आप कॉट स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 1 आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा। सो मैंने वही चीज़ यहाँ पर पुट कर दिया है, कॉसेक थीटा की जगह पे 4, कॉट थीटा की जगह पे प्लस 15 हो जाएगा, मीन्स रूट अंडर 15 हो जाएगा। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस के टर्म में। देन उसके बाद मैंने क्या किया है कि रैशनलाइज कर दिया है मैंने ऊपर नीचे। रैशनलाइज करने के बाद मेरे को जो आंसर मिल रहा है वो आपका 31 + 8√15 हो जाए। 10 में आपका क्या बोल रहा है कि 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90, देन tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उससे आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन में एक जगह साइन थीटा दिख रहा है, एक जगह कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। सो वी ऑल नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो इससे आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इस एक्सप्रेशन से मिल जाएगा। सो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है उसमें से आपको अगर एक भी आइडेंटिटी का वैल्यू पता चल जाए तो आप बाकी आइडेंटिटीज़ का वैल्यू निकाल सकते हो इजली। सो सॉल्यूशन में भी मैंने वैसे ही किया है कि इस एक्सप्रेशन को मैंने चेंज किया, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखा, इक्वेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू मैंने निकाल लिया है। सो साइन थीटा का वैल्यू, दो वैल्यू आ रहा है मेरा, एक तो आपका 24/30 दैट इज 4/5 एंड दूसरा वैल्यू आपका -2/3 आ रहा है। सो अब ये दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ही लेंगे, दोनों वैल्यू नहीं ले सकते हैं। अब एक वैल्यू जो आपका लेंगे वो आपका 4/5 लेंगे, -2/3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक कंडीशन दिया हुआ था कि जो आपका थीटा है वो लाई करता है 0 से 90 के बीच में। सो 0 से 90 के बीच में लाई करने का मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रहेगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे। देन साइन थीटा आपका 4/5 आ गया। सो मैंने यहाँ ट्रायंगुलर फॉर्मेट में इसीलिए शो किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मिल गया, सो बेस भी आपको पता चल गया, बेस 3 हो जाएगा। देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस, cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस एंड sec थीटा इज हाइपोटेनियस बाय बेस। अब वैसे ही करके आप वैल्यूज पुट कर दो। जब आप वैल्यूज पुट करोगे एंड उसको ऐड करोगे, सो एट लास्ट आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 18/3। 11 में आपका क्या बोल रहा है कि if x is the mean proportional between 12.8 and 64.8 and y is the third proportional to 38.4 and 57.6 then 2x is to y is equal to what। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको x का वैल्यू निकालना होगा एंड y का वैल्यू निकालना होगा, तभी आप x to y निकाल सकते हो। सो सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, अगर मीन प्रोपोर्शनल किसी दो नंबर का निकालना होता है, लेट्स से एक नंबर आपका a है, दूसरा नंबर आपका b है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ही उसका मीन प्रोपोर्शन होता है। सो 12.8 एंड 64.8 के साथ भी मैंने वैसे ही किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाला है। सो निकालने के बाद एट लास्ट मेरा वैल्यू x का आ रहा है 16 × 18/10। देन उसके बाद जो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था आपका 38.4 एंड 57.6 का, वो निकालने का तरीका क्या है आपका कि ये दोनों को आप रेशियो में रखो, देन 57.6 बाय y आपका थर्ड प्रोपोर्शन था। सो जो आपको कट रहा है वो काट दो, जो आपका बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो काटने एंड मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा y का वैल्यू आ रहा है
288 इंटू 3/10। अब उसके बाद 2x/y हम लोग निकाल सकते हैं। सो x क्या आपका हो जाएगा 2 इंटू जो x का वैल्यू था वो डिवाइडेड बाय आपका y का वैल्यू जो था वो जो कट रहा है उसको काटने के बाद एंड जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद एट लास्ट मेरा आंसर 2/3। वेल में क्या बोल रहा है कि अ रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ अ रिंग whose inner and outer circumference are 440 meter and 506 meter respectively. Then what is the cost of labeling the track at 6 meter square? एंड पाई का वैल्यू आपका दिया हुआ है 22/7। ओके, सो क्या बोल रहा है कि एक रेस ट्रैक है जो आपका रिंग के शेप में है जिसमें आपका एक इनर सर्कल भी होगा और आउटर सर्कल भी होगा। अब बोल रहा है आपका कि इनर सर्कल जो है उसका सर्कमफेरेंस आपका 440 है एंड आउटर सर्कल जो है उसका सर्कमफेरेंस आपका 506 है। तो जो दोनों सर्कमफेरेंस दिया हुआ है उससे आपका इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस निकल जाएगा। एंड ये निकालने के बाद आपका अगर रेडियस मिल गया सो आप इनर सर्कल का एरिया भी निकाल सकते हो एंड आउटर सर्कल का एरिया भी निकाल सकते हो। अब आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या चीज़ का एरिया दे देगा, रिंग का एरिया दे देगा। एंड रिंग को लेबल करने का कॉस्ट ही पूछा है। सो आपको अगर रिंग का एरिया मिल गया, एरिया इंटू कितना कॉस्ट लग रहा है 6 मीटर स्क्वायर है इंटू 6 कर देंगे सो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा कि लेबलिंग करने का कितना एरिया है। सो सॉल्यूशन में भी मैंने वैसे ही किया है कि इनर सर्कमफेरेंस से मैंने इनर रेडियस निकाला, आउटर सर्कमफेरेंस से मैंने आउटर रेडियस निकाला। इनर रेडियस मेरा 70 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस मेरा 161 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर आया है। देन उसके बाद मैंने एरिया ऑफ लेबलिंग द ट्रैक निकाला है। सो वो आपका इनर एरिया को माइनस करना होगा आपका आउटर एरिया से, दोनों को माइनस करके रिंग का एरिया निकल जाएगा एंड रिंग का एरिया जो आया उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कॉस्ट लग रहा है 29,799। 10th में बोल रहा है कि A can complete a certain piece of work in 40 days and B is 25% more efficient than A. सो बोल सकते हैं कि A अगर किसी काम को 40 डेज में करता है सो B उससे 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। दैट मीन्स कि उसका एफिशिएंसी का रेशियो ये दोनों का 5:4 हो जाएगा एंड टाइम का रेशियो 4:5 हो जाएगा। सो A अगर किसी काम को 40 डेज में करता है सो B आपका 32 डेज में किसी काम को करेगा। देन उसी तरह से यह हुआ है कि एंड C इज़ 28% मोर एफिशिएंट देन B। सो C का भी नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। देन बोला है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, तीनों ने 5 डेज तक साथ में मिलके काम किया। देन बोल रहा है कि द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय B अलोन इन हाउ मेनी डेज। सो सॉल्यूशन में भी मैंने वैसे ही किया है कि मैंने B एंड A के एफिशिएंसी को इक्वेट किया एंड उसके टाइम के रेशियो से मैंने ये पता कर लिया कि B को एक काम को करने में 32 डेज लगेगा एंड C एंड B का एफिशिएंसी का रेशियो आपका 32/25 था। टाइम का रेशियो 25/32 हो जाएगा। सो अगर B को किसी काम को करने में 32 डेज लग रहा है सो C को आपका 25 डेज लगेगा। अब मैंने क्या किया है कि टोटल वर्क निकाल दिया कि ये लोग तीनों मिल करके जब कोई काम करेंगे तो टोटल वर्क वो लोग कितना करेंगे। सो 800 वो लोग टोटल काम करेंगे एंड तीनों का एफिशिएंसी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका A का 20 हो जाएगा, B का 25 एंड C का 32 हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि तीनों ने 5 दिन तक साथ में काम किया। सो 5 डेज वर्क आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 इंटू सम ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ऑल दिस 3 पीपल दैट इज A, B एंड C। सो 5 इंटू 77 हो जाएगा दैट इज 385। आउट ऑफ 800 इन्होंने 385 काम कर लिया। अब बाकी रिमेनिंग वर्क क्या बचा 415 जो कि आपका कौन करेगा, B करेगा। और B कितने दिन में करेगा। सो जितना रिमेनिंग वर्क है डिवाइडेड बाय द एफिशिएंसी ऑफ B 16 3/5। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।